कभी आपने गौर किया है कि इंसान सबसे ज्यादा अकेला कब होता है? जब उसके आसपास कोई नहीं होता, या तब जब उसके आसपास हजारों लोग होते हैं लेकिन उनमें से कोई भी उसे सच में जानता नहीं? क्योंकि अकेलापन हमेशा खाली कमरा नहीं होता। कभी कभी अकेलापन एक पूरा शहर होता है। एक ऐसा शहर जिसमें आप रोज घूमते हैं, लोगों के चेहरे पहचानते हैं, उनकी आदतें तक समझ लेते हैं, लेकिन आपका अपना कोई नहीं होता। फ्योदोर दोस्तोयेवस्की की व्हाइट नाइट्स की शुरुआत इसी अजीब किस्म के अकेलेपन से होती है। कहानी का आदमी सेंट पीटर्सबर्ग में लगभग 8 साल से रह रहा है। वो लोगों को जानता है, या कम से कम उसे ऐसा लगता है। उसे रास्ते पर मिलने वाले चेहरे याद हैं। उसे एक बूढ़ा आदमी रोज एक ही जगह दिखाई देता है। यहां तक कि कुछ घर भी उसके लिए सिर्फ इमारतें नहीं हैं। वह उन्हें ऐसे देखता है जैसे वे उसके परिचित हों। और यही पहली बार दोस्तोयेवस्की हमें एक बहुत गहरी बात दिखाते हैं। कभी कभी इंसान लोगों से रिश्ता नहीं बना पाता तो वो अपनी कल्पना से रिश्ते बनाने लगता है। हमारे इस किरदार का नाम भी हमें शुरुआत में ठीक से नहीं मिलता। वह खुद को एक तरह से दुनिया से बाहर खड़ा हुआ आदमी महसूस करता है, और शायद इसी वजह से वह शहर के लोगों की जिंदगी को दूर से देखता रहता है। कौन कहाँ जा रहा है, किसके घर में क्या हो रहा है, कौन किससे मिलने जा रहा है। लोग उसके लिए अजनबी हैं, लेकिन उसकी कल्पना में वे अजनबी नहीं हैं। यही फर्क बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस इंसान को वास्तविक जिंदगी में अपनापन नहीं मिलता, वो कई बार अपने दिमाग में एक ऐसी दुनिया बना लेता है जहां वो अकेला नहीं होता, और यही दुनिया धीरे धीरे उसकी असली जिंदगी की जगह लेने लगती है। गर्मी की छुट्टियां आती हैं। सेंट पीटर्सबर्ग खाली होने लगता है। लोग अपने परिवारों के साथ शहर से बाहर जा रहे हैं। गाड़ियां सामान से भरी हुई हैं। लोग कहीं जा रहे हैं, और हमारा ये आदमी कहीं नहीं जा रहा। पहले उसे समझ ही नहीं आता कि वह इतना बेचैन क्यों है। फिर धीरे धीरे उसे एहसास होता है। उसे लोगों के चले जाने से दुख नहीं हो रहा था। उसे इस बात से डर लग रहा था कि उनके चले जाने के बाद उसे अपनी अकेली जिंदगी साफ दिखाई देने लगेगी। ये फर्क बहुत बड़ा है। हम अक्सर कहते हैं कि हमें भीड़ पसंद नहीं, हमें अकेले रहना पसंद है। लेकिन कई बार अकेले रहने की इच्छा और अकेलेपन का दर्द एक ही चीज नहीं होते। अकेले रहना तब अच्छा लगता है जब वो हमारी पसंद हो, लेकिन जब अकेलापन हमारी मजबूरी बन जाए तो वही कमरा जेल जैसा लगने लगता है। इस आदमी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। शहर की गलियां वही हैं, घर वही हैं, नदी वही है, लेकिन लोग गायब हो रहे हैं, और लोगों के साथ उसकी वह काल्पनिक दुनिया भी गायब हो रही है जिसे उसने इतने सालों में अपने अंदर बना लिया था। यानी असली समस्या सिर्फ ये नहीं कि वह अकेला है, समस्या ये है कि उसने अकेलेपन के साथ जीना सीख लिया है। और ये दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। अब जरा अपने जीवन से इसे जोड़कर देखिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी ऐसे इंसान को बहुत ज्यादा याद करने लगे जिससे आपकी असल में कोई खास बातचीत भी नहीं हुई? किसी क्लास में कोई चेहरा, ऑफिस में कोई व्यक्ति, रास्ते में रोज दिखने वाला कोई आदमी, सोशल मीडिया पर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप जानते तक नहीं। फिर भी आपके दिमाग में उसकी एक पूरी कहानी बन जाती है। वह कैसा होगा, क्या सोचता होगा, आपसे बात करेगा तो क्या कहेगा, आप दोनों दोस्त बनेंगे तो जिंदगी कैसी होगी। असल जिंदगी में कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन दिमाग में पूरी जिंदगी जी ली गई। यही हमारे इस किरदार की सबसे बड़ी कमजोरी है। वो सिर्फ दुनिया में नहीं रहता, वह दुनिया की कल्पना में भी रहता है। और कल्पना की दुनिया की एक खतरनाक खूबी होती है, वहां सब कुछ आपके हिसाब से होता है। आपको अस्वीकार नहीं किया जाता, आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ता, आप गलत बात नहीं कहते, कोई आपको छोड़कर नहीं जाता, क्योंकि वहां दूसरा इंसान वास्तव में मौजूद ही नहीं है। आपने उसे अपने दिमाग से बनाया है, इसलिए वहां दर्द भी नियंत्रित है और खुशी भी। लेकिन असली जिंदगी ऐसी नहीं होती। असली जिंदगी में दूसरे इंसान की अपनी इच्छा होती है। वह आपको पसंद कर सकता है या नापसंद कर सकता है, वह आपके साथ रह सकता है या चला जा सकता है, और यहीं से सपने और जिंदगी के बीच का संघर्ष शुरू होता है। दोस्तोयेवस्की का यह आदमी अपने आप को एक ड्रीमर यानी स्वप्न देखने वाला आदमी कहता है, लेकिन यहां सपना सिर्फ रात में आने वाला सपना नहीं है, ये एक जीने का तरीका है। वह अपने कमरे में बैठकर ऐसी ऐसी दुनिया बनाता है जिनमें वो खुद मुख्य किरदार है। कभी वो महान व्यक्ति है, कभी प्रेम में है, कभी किसी सुंदर लड़की के साथ अपना घर बसा चुका है, कभी कोई असाधारण घटना उसके जीवन को बदल देती है। उसकी कल्पना में जिंदगी बहुत बड़ी है, लेकिन उसकी असली जिंदगी बहुत छोटी। यही दोस्तोयेवस्की की बात खतरनाक रूप से आधुनिक लगने लगती है, क्योंकि आज हमारे पास सपने देखने के लिए सिर्फ कल्पना नहीं है, हमारे पास स्क्रीन है, सोशल मीडिया है, फिल्में हैं,
रील्स है, गेम्स है, और सबसे बड़ी बात, दूसरों की जिंदगी देखने की सुविधा है। हम किसी और की सफलता देखते हैं और कुछ मिनट के लिए अपनी जिंदगी भूल जाते हैं। किसी की प्रेम कहानी देखते हैं और अपने अकेलेपन से बच जाते हैं। किसी की शानदार जिंदगी देखते हैं और अपने साधारण जीवन को कुछ देर के लिए कम महसूस करने लगते हैं। लेकिन समस्या मनोरंजन नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब कल्पना आपको जिंदगी से ज्यादा पसंद आने लगे, क्योंकि तब वास्तविक जिंदगी आपको फीकी लगने लगती है। और हमारे ड्रीमर के साथ यही हो रहा है। वह अपने सपनों में इतना जी चुका है कि असली जिंदगी उसे अधूरी लगती है। उसकी कल्पना उसे खुशी देती है, लेकिन उसी कल्पना की एक कीमत भी है। जब सपना टूटता है तो उसके पास लौटने के लिए वास्तविक जिंदगी बहुत कम है। यही वजह है कि दोस्तोयेवस्की का ड्रीमर अकेला होने के साथ साथ एक और चीज से पीड़ित है। वो वास्तविक जीवन से धीरे धीरे अपना संबंध खो रहा है। किताब में वो खुद महसूस करता है कि असली दुनिया में दूसरे लोग जी रहे हैं, उनकी जिंदगी आगे बढ़ रही है, जबकि उसकी दुनिया कल्पना और स्मृतियों में घूमती रहती है। यहाँ एक बहुत कठिन सवाल पैदा होता है। अगर कोई इंसान अपनी कल्पना में खुश है, तो क्या उसकी खुशी नकली है? अगर उसे सच में भावनाएं महसूस होती हैं, अगर उसकी आंखों में आंसू आते हैं, अगर उसका दिल सच में तेज धड़कता है, तो क्या सिर्फ इसलिए कि घटना उसके दिमाग में हुई, वो भावना झूठी हो गई? शायद नहीं। और यही इस कहानी की खूबसूरती है। दोस्तोयेवस्की सपनों का मजाक नहीं उड़ाते। वह दिखाते हैं कि सपना इंसान को बचा भी सकता है और उसी इंसान को जिंदगी से दूर भी कर सकता है। लेकिन फिर एक रात कुछ बदल जाता है। हमारा ड्रीमर शहर में अकेला घूम रहा है। रात का समय है, सड़क लगभग खाली है, और तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है। वो अकेली खड़ी है, रो रही है। ड्रीमर सामान्य परिस्थितियों में किसी लड़की से बात करने की हिम्मत शायद कभी ना करे, लेकिन उस रात कुछ अलग है। वो आगे बढ़ता है, फिर रुक जाता है, फिर उसके पीछे चलता है, और तभी एक नशे में धुत आदमी उस लड़की का पीछा करने लगता है। लड़की डर जाती है। ड्रीमर उसके सामने आ जाता है और उस आदमी को रोक देता है। पहली बार यह आदमी अपनी कल्पना की दुनिया से बाहर निकलकर वास्तविक दुनिया में कोई काम करता है, और इसका असर बहुत बड़ा है, क्योंकि उस पल वह सिर्फ किसी लड़की की मदद नहीं कर रहा, वह पहली बार खुद को भी साबित कर रहा है कि मैं सिर्फ सोचने वाला इंसान नहीं हूं, मैं कुछ कर भी सकता हूं। वो लड़की उसका हाथ पकड़ती है, दोनों साथ चलने लगते हैं, और कुछ ही मिनटों में एक ऐसा इंसान जिसने वर्षों से किसी के साथ वास्तविक रिश्ता नहीं बनाया, उसे लगता है जैसे उसकी पूरी जिंदगी बदल गई हो। यहां साइकोलॉजी बहुत दिलचस्प है। जब इंसान लंबे समय तक अकेला रहता है, तो उसके अंदर सिर्फ साथी की जरूरत नहीं होती, उसके अंदर अपनी मौजूदगी की पुष्टि की जरूरत भी पैदा होती है। उसे कोई ऐसा चाहिए जो कहे, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम मेरे लिए मायने रखते हो, तुम्हारी मौजूदगी का असर मुझ पर पड़ता है। और शायद उस रात इस लड़की की मौजूदगी ड्रीमर को यही महसूस कराती है। इसीलिए वह कुछ ही पलों में उससे भावनात्मक रूप से जुड़ने लगता है। वह उसे सिर्फ एक लड़की की तरह नहीं देख रहा, उसके लिए वो शायद वर्षों की प्रतीक्षा का जवाब बन रही है। और यही एक खतरा पैदा होता है। जब कोई इंसान बहुत लंबे समय से खाली होता है, तो छोटी सी गर्माहट भी उसे पूरी दुनिया जैसी लग सकती है। दोनों अलग होने वाले होते हैं, लेकिन ड्रीमर डर जाता है। उसे लगता है अगर ये लड़की अभी चली गई तो शायद फिर कभी नहीं मिलेगी। वह अगले दिन मिलने की बात करता है। लड़की मान जाती है, लेकिन एक शर्त पर। वह कहती है दोस्ती हो सकती है, लेकिन प्रेम नहीं। और यही छोटी सी शर्त आगे पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल बनने वाली है, क्योंकि ड्रीमर के लिए यह मुलाकात सिर्फ एक मुलाकात नहीं है, वह पहले ही इसके अंदर भविष्य देखना शुरू कर चुका है। वो उन पलों को अपने दिमाग में दोहराने लगा है। उसके लिए आने वाला कल अभी से याद बन चुका है। यही सपना देखने वाले इंसान की ताकत भी है, और कमजोरी भी। वह एक पल में उस पल से आगे निकल जाता है, जहां दूसरा इंसान सिर्फ आज जी रहा होता है। वह कल, परसों और आने वाले वर्षों की पूरी कहानी लिख चुका होता है। अगली रात वे फिर मिलते हैं। लड़की का नाम है नास्तेंका, और अब नास्तेंका उससे पूछती है, तुम आखिर हो कौन? तुम्हारी जिंदगी कैसी है? तुम अकेले क्यों रहते हो? और ड्रीमर के पास इस सवाल का जवाब लगभग नहीं है, क्योंकि उसने जिंदगी जीने से ज्यादा जिंदगी के बारे में सोचा है। वो खुद को एक ड्रीमर कहता है। नास्तेंका भी सपने देखने की बात करती है, लेकिन दोनों के सपनों में फर्क है। नास्तेंका के लिए सपना वास्तविक जिंदगी से बचने का एक छोटा सा रास्ता है। ड्रीमर के लिए सपना लगभग पूरी जिंदगी बन चुका है। और यही कहानी हमें धीरे से आईना दिखाती है। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास जिंदगी के बारे में बहुत सारी कल्पनाएं हैं, लेकिन जिंदगी के साथ सीधा सामना करने की हिम्मत कम है।
हम सोचते हैं एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन मुझे सही इंसान मिल जाएगा, एक दिन मैं अपनी पसंद की जिंदगी जीऊंगा, एक दिन मैं बदल जाऊंगा। लेकिन कभी कभी ये एक दिन पूरी जिंदगी खा जाता है। ड्रीमर नास्तेंका को अपनी कहानी सुनाता है। वह बताता है कि उसका जीवन कितना अंदर की तरफ सिमट गया है। वह लोगों से दूर है, अपने कमरे में रहता है, कल्पना करता है और फिर उसी कल्पना से थककर वापस खालीपन में गिर जाता है। वह समझता है कि उसने अपनी जिंदगी के अच्छे साल सपनों में गुजार दिए हैं। और शायद यही दोस्तोयेवस्की का सबसे कठोर सवाल सामने आता है। अगर आप अपनी जिंदगी को सिर्फ भविष्य में जीने के लिए छोड़ते रहे तो एक दिन भविष्य आएगा और आपके पास पीछे मुड़कर देखने के लिए कुछ नहीं होगा। क्योंकि समय सिर्फ गुजरता नहीं, समय आपकी संभावनाएं भी अपने साथ ले जाता है। एक उम्र में जो चीज आसान लगती है, दूसरी उम्र में वही मुश्किल हो सकती है। एक समय पर जो रिश्ता बनाया जा सकता था, बाद में शायद वह मौका ही ना मिले। और सबसे डरावनी बात, कभी कभी इंसान को अपनी बर्बाद होती जिंदगी का एहसास तब होता है जब उसे बदलने के लिए ऊर्जा ही नहीं बचती। लेकिन नास्तेंका उसकी बात सुनती है। वह उसका मजाक नहीं उड़ाती। वो उसे ये नहीं कहती कि तुमने जिंदगी बर्बाद कर दी। वह बस उसकी बात समझती है। और पहली बार ड्रीमर को लगता है कि किसी ने उसे सच में देखा है। यही उसके लिए इतना शक्तिशाली है। नास्तेंका उसे बचाने नहीं आई, लेकिन उसकी मौजूदगी ने उसे पहली बार अपनी जिंदगी देखने पर मजबूर कर दिया। और अब कहानी सिर्फ प्रेम कहानी नहीं रह जाती। ये एक ऐसे इंसान की कहानी बन जाती है जो वर्षों तक दुनिया से बचता रहा और अब पहली बार दुनिया उसके दरवाजे पर खड़ी है। लेकिन सवाल यह है, क्या वह इस दुनिया में सचमुच जी पाएगा, या वह नास्तेंका को भी अपनी कल्पना का हिस्सा बना देगा? क्योंकि किसी इंसान से प्रेम करना और अपने मन में बनाए हुए इंसान से प्रेम करना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। और ड्रीमर को अभी ये फर्क समझ में नहीं आया है। यहीं से कहानी का असली खतरा शुरू होता है। क्योंकि नास्तेंका ने उसे सिर्फ दोस्ती का हाथ दिया है, लेकिन ड्रीमर के मन ने शायद उससे कहीं ज्यादा मांगना शुरू कर दिया है। और अगली मुलाकात में नास्तेंका अपनी कहानी सुनाएगी। एक ऐसी कहानी जिसमें उसका अपना इंतजार है, अपना अधूरा प्रेम है और एक ऐसा आदमी है जिसका लौट कर आना उसकी पूरी जिंदगी का फैसला करने वाला है। और तब ड्रीमर के सामने पहली बार यह सवाल खड़ा होगा, क्या आप किसी इंसान से प्रेम कर सकते हैं और फिर भी उसकी खुशी के लिए उसे खुद से दूर जाने दे सकते हैं? यहीं से इस छोटी सी रात की कहानी मानवीय प्रेम, अकेलेपन और त्याग की कहीं ज्यादा गहरी कहानी बनने लगती है। क्योंकि असली परीक्षा अभी शुरू हुई है। अगली रात जब नास्तेंका और ड्रीमर फिर मिलते हैं, अब उनके बीच सिर्फ एक अजनबीपन नहीं है, कुछ बदल चुका है। ड्रीमर ने पहली बार किसी इंसान के सामने अपने भीतर की वो दुनिया खोल दी है जिसे उसने सालों से छिपा कर रखा था। और शायद इसी वजह से नास्तेंका भी अब अपनी कहानी सुनाने के लिए तैयार है। लेकिन उसकी कहानी सुनने से पहले एक बात समझना जरूरी है। ड्रीमर नास्तेंका से इसलिए जुड़ रहा है क्योंकि वह उसे पसंद करता है, लेकिन नास्तेंका को उसकी जरूरत इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि वह खुद भी अकेली है। दो अकेले लोग जब मिलते हैं तो उनके बीच रिश्ता सिर्फ प्यार से नहीं बनता, कभी कभी वह एक दूसरे के दर्द को पहचानने से बनता है। और यही इस कहानी को इतना मानवीय बनाता है। नास्तेंका अपनी जिंदगी की कहानी शुरू करती है। वह अपनी दादी के साथ रहती है। दादी बूढ़ी है और उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है। नास्तेंका की जिंदगी बहुत सीमित है। वह बाहर अपनी मर्जी से नहीं जा सकती। उसकी दादी उसे अपने पास बैठा कर रखती है। यहां तक कि एक समय ऐसा आता है जब दादी उसके कपड़े को अपने कपड़े से पिन कर देती है ताकि नास्तेंका कहीं चुपचाप निकल न जाए। आज हमें यह व्यवहार बहुत कठोर लगेगा, लेकिन कहानी को सिर्फ इतना कहकर छोड़ देना आसान होगा कि दादी गलत थी। असल बात थोड़ी गहरी है। दादी के अंदर डर है। वह नास्तेंका को खोना नहीं चाहती। और जब किसी इंसान के अंदर डर बहुत बढ़ जाता है तो प्यार धीरे धीरे नियंत्रण में बदल सकता है। यानी, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं और मैं तुम्हें अपनी मर्जी से जीने नहीं दूंगा। इन दोनों के बीच की सीमा बहुत पतली है। नास्तेंका की दादी शायद खुद को अत्याचारी नहीं समझती। उनकी नजर में वह उसकी देखभाल कर रही है। लेकिन नास्तेंका की नजर से देखें तो उसकी जिंदगी धीरे धीरे एक बंद कमरे जैसी बन रही है। और यही हमें रिश्तों के बारे में एक असहज सच बताता है। हर नियंत्रण नफरत से पैदा नहीं होता। कभी कभी नियंत्रण प्रेम से पैदा होता है। माता पिता कहते हैं, हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। परिवार कहता है, लोग क्या कहेंगे? रिश्ता कहता है, मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। लेकिन सवाल यह है, क्या किसी की चिंता करने का अधिकार हमें उसकी जिंदगी तय करने का अधिकार भी दे देता है? नास्तेंका की जिंदगी में यही समस्या है।
उसके पास सुरक्षा है, लेकिन आजादी कम है। और इंसान सिर्फ सुरक्षित रहकर खुश नहीं रहता, उसे यह महसूस भी होना चाहिए कि उसकी जिंदगी पर उसका अपना अधिकार है। फिर उनके घर में एक नया किराएदार आता है, एक जवान आदमी। वो दूसरे शहर से आया है, और यही नास्तेंका की दुनिया पहली बार बदलती है। क्यों? क्योंकि पहली बार उसके सामने ऐसा इंसान आता है जो उसके परिवार का हिस्सा नहीं है। वो उसे बाहर की दुनिया की याद दिलाता है। उसकी दुनिया बड़ी है, नास्तेंका की दुनिया छोटी। और जब किसी बंद दुनिया में बाहर की दुनिया की एक छोटी सी खिड़की खुलती है, तो इंसान उस खिड़की को बहुत देर तक देखता रहता है। पहली मुलाकात में ही नास्तेंका उसके सामने शर्मिंदा हो जाती है। उसे लगता है कि उसने उसे अपने बारे में कुछ ऐसा दिखा दिया है जिसे वह छिपाना चाहती थी। किराएदार चला जाता है, और उसके बाद नास्तेंका को बेचैनी होने लगती है। वह बार बार उसके आने की उम्मीद करती है। हर आहट पर लगता है शायद वही आया है, लेकिन वह नहीं आता। यहां कहानी प्रेम से पहले एक और चीज दिखाती है, प्रतीक्षा। और प्रतीक्षा इंसान के दिमाग के साथ बहुत अजीब खेल खेलती है। जब कोई व्यक्ति आपके सामने होता है, तो आप उसे वास्तविक रूप में देखते हैं, उसकी कमियां भी, उसकी सीमाएं भी, उसका व्यवहार भी। लेकिन जब कोई दूर चला जाता है, तो दिमाग उसके खाली स्थान को कल्पना से भरने लगता है। आप उसके बारे में सोचते हैं, उसकी कही हुई बातों को दोहराते हैं, उनका अर्थ बदलते हैं, छोटी सी मुस्कान को संकेत समझ लेते हैं, एक सामान्य व्यवहार को प्रेम समझ सकते हैं। क्योंकि जब जानकारी कम होती है, तो कल्पना बाकी जगह भर देती है। और यही नास्तेंका के साथ होने लगता है। वह उस किराएदार को सिर्फ उतना नहीं देख रही जितना वह वास्तव में है। उसके मन में उसके लिए एक पूरी तस्वीर बन रही है। कुछ समय बाद वह उसे किताबें भेजता है। नास्तेंका की दादी को डर लगता है कि कहीं उन किताबों में प्रेम पत्र न छिपा हो, क्योंकि दादी की अपनी दुनिया में प्रेम का मतलब खतरा भी है। उन्हें डर है कि कोई जवान आदमी लड़की को बहला सकता है, उसे अपने साथ ले जा सकता है और बाद में छोड़ सकता है। ध्यान दीजिए, एक ही घटना को दो पीढ़ियां कितने अलग तरीके से देख रही हैं। नास्तेंका के लिए ये किताबें हैं, दादी के लिए खतरा। और यही समाज में अक्सर होता है। पुरानी पीढ़ी अपने अनुभवों से दुनिया को देखती है, नई पीढ़ी अपनी संभावनाओं से। एक कहती है दुनिया खराब है, सावधान रहो। दूसरी सोचती है लेकिन अगर दुनिया में कुछ अच्छा भी हो तो। दोनों पूरी तरह गलत नहीं है। यही वजह है कि परिवार और व्यक्ति के बीच संघर्ष हमेशा सिर्फ सही और गलत का संघर्ष नहीं होता। कई बार वह डर और स्वतंत्रता का संघर्ष होता है। धीरे धीरे नास्तेंका उस किराएदार से प्रेम करने लगती है, लेकिन वो प्रेम एक तरफा है। वो उसके लिए वैसा महसूस नहीं करता। वो उसके साथ विनम्र है, उससे अच्छी तरह बात करता है, उसे थिएटर भी ले जाता है। लेकिन नास्तेंका को धीरे धीरे समझ आता है कि शायद वो उसके लिए सिर्फ एक ऐसी लड़की है जिसके साथ उसे सहानुभूति है। और यही सबसे दर्दनाक स्थिति होती है, क्योंकि जब कोई आपको नफरत करता है तो आप उससे दूर हो सकते हैं, लेकिन जब कोई आपको बुरा भी नहीं समझता, बस आपको वैसे नहीं चाहता जैसे आप उसे चाहते हैं, तो आप उसके खिलाफ गुस्सा भी नहीं कर सकते। आपके पास शिकायत होती है, लेकिन दोषी कोई नहीं होता। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि वो आदमी अपना काम खत्म करके 1 साल के लिए मॉस्को जाने वाला है। नास्तेंका के लिए ये खबर सिर्फ विदाई नहीं है, यह उसके पूरे छोटे से संसार के टूटने जैसा है। उसने शायद पहली बार अपनी जिंदगी में किसी के साथ भविष्य की कल्पना की थी, और अब वो इंसान जा रहा है। यही उसकी बेचैनी इतनी बढ़ जाती है कि वह फैसला करती है, अगर वह जा रहा तो वह भी उसके साथ जाएगी। अगले दिन उसके जाने से पहले वह अपना सामान बांधती है और उसके कमरे तक पहुंच जाती है। लेकिन उसके भीतर डर इतना है कि दरवाजे तक पहुंचकर भी वह लंबे समय तक अंदर नहीं जा पाती। आखिरकार वह अंदर जाती है, रोती है और अपने मन की बात कह देती है। और यही पहली बार उसके जीवन में प्रेम कल्पना से निकलकर वास्तविक फैसले में बदलता है। वह सिर्फ सपना नहीं देख रही, वह जोखिम उठा रही है। यानी नास्तेंका, जो इतने समय तक दादी के नियंत्रण में रही, अब पहली बार अपने जीवन का निर्णय खुद लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन वह आदमी उसे छोड़कर जाने से पहले एक बात कहता है, वह अभी शादी के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अगर वह 1 साल बाद वापस आया तो वह उससे शादी करेगा। बस 1 साल नास्तेंका इंतजार करेगी। और वह चला जाता है। अब नास्तेंका के पास एक वादा है, लेकिन इंसान के पास वादा हो तो इंतजार आसान नहीं हो जाता, बल्कि कभी कभी और मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अब हर दिन के साथ एक सवाल जुड़ जाता है, क्या वो वापस आएगा? यही इंतजार नास्तेंका को अंदर से बदल देता है। अब वापस ड्रीमर के पास आइए, वो उसकी पूरी कहानी सुन रहा है। और यही कहानी का सबसे महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल मोमेंट शुरू होता है, क्योंकि ड्रीमर को नास्तेंका से प्यार होने लगा है। वो उसे सुन रहा है,
उसके आंसू देख रहा है, उसका दर्द समझ रहा है, और उसके मन में शायद पहली बार यह उम्मीद पैदा होती है कि शायद नास्तेंका का पुराना प्रेम खत्म हो चुका है, शायद वह अब उससे प्रेम कर सकती है। और यही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि एक तरफ वह नास्तेंका के दुख को समझता है, दूसरी तरफ उसके अंदर अपनी इच्छा भी है। वह चाहता है कि नास्तेंका उसे चुने, और यह इच्छा गलत नहीं है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम किसी के दुख में उसके साथ खड़े इसलिए होते हैं क्योंकि हम उसे बचाना चाहते हैं, या इसलिए क्योंकि हमें उम्मीद होती है कि एक दिन वो हमें चुन लेगा? दोनों भावनाएं एक साथ मौजूद हो सकती हैं, और इंसान अक्सर खुद से भी यह बात छिपा लेता है। नास्तेंका धीरे धीरे ड्रीमर पर भरोसा करने लगती है। वो उसे दोस्त कहती है, उससे बातें करती है, उसका हाथ पकड़ती है, उसके सामने अपने डर खोलती है। और ड्रीमर के लिए यह सब किसी चमत्कार जैसा है। जिस आदमी ने सालों तक सिर्फ कल्पना में रिश्ते बनाए, अब उसके सामने एक वास्तविक इंसान बैठा है। एक ऐसा इंसान जो उसकी बात सुन रहा है, उसे छू रहा है, उसके साथ चल रहा है, और सबसे बड़ी बात, उसे उसकी जरूरत महसूस हो रही है। यही कारण है कि ड्रीमर का भावनात्मक लगाव बहुत तेजी से बढ़ता है। लेकिन यहां एक खतरनाक बात छिपी है। जब किसी इंसान को वर्षों बाद अपनापन मिलता है, तो वो उस अपनापन को प्रेम समझ सकता है, और कभी कभी वह सही भी होता है। लेकिन कभी कभी वह सिर्फ अपने लंबे अकेलेपन की भूख को प्रेम का नाम दे रहा होता है। नास्तेंका उससे कहती है कि अगर वह सच में उससे प्यार करता है, तो शायद वह उसे कभी छोड़कर न जाए। और ड्रीमर के लिए यह लगभग जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। वह तुरंत भविष्य की कल्पना करने लगता है। घर, कमरा, दादी, काम, पैसे, साथ में जिंदगी, सब कुछ। ध्यान दीजिए, अभी कुछ देर पहले तक वह आदमी अकेला था, और अब उसके दिमाग में पूरी गृहस्थी तैयार है। यही ड्रीमर है। वो वर्तमान को बहुत तेजी से भविष्य में बदल देता है। एक हाथ मिला और उसके दिमाग में पूरा जीवन बन गया। यह सिर्फ उसकी कमजोरी नहीं है, यह हम सबकी एक मानवीय आदत है। जब हमें किसी चीज की बहुत इच्छा होती है, तो हम वास्तविकता को नहीं देखते, हम संभावना को देखते हैं। एक नौकरी में पहला अच्छा दिन, और हम सोचने लगते हैं कि अब पूरी जिंदगी सेट है। किसी रिश्ते में शुरुआती अपनापन, और हम सोच लेते हैं कि यही सही इंसान है। एक छोटी सफलता, और हमें लगता है कि अब असफलता कभी नहीं आएगी। लेकिन संभावना और वास्तविकता के बीच एक बहुत लंबा रास्ता होता है, और ड्रीमर अभी उस रास्ते पर चला भी नहीं है। उसने मंजिल देख ली है। नास्तेंका और ड्रीमर उस रात शहर में घूमते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, कभी रुकते हैं, फिर चलते हैं। उन दोनों को पता नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन दोनों के अंदर कुछ बदल चुका है। ड्रीमर को लगता है कि उसे जिंदगी मिल गई, और शायद नास्तेंका को पहली बार यह महसूस हो रहा है कि वह अपने दर्द के साथ अकेली नहीं है। वो उससे अपने भविष्य की छोटी छोटी बातें करने लगती है। वह सोचती है कि वह उनके घर की ऊपर वाली मंजिल में रह सकता है। वह काम करेगा, वह पढ़ेगा, वह कमाएगा, दोनों साथ थिएटर जाएंगे। ये सब सुनने में बहुत सुंदर है, लेकिन यही कहानी एक बहुत महीन सवाल पूछती है। क्या यह प्रेम है, या दो अकेले लोगों द्वारा मिलकर अकेलेपन से बचने की कोशिश? शायद दोनों। और यही इंसानी रिश्तों की जटिलता है। हर भावना को एक नाम देना आसान है। प्रेम, दोस्ती, आसक्ति, डर, कृतज्ञता। लेकिन असल जिंदगी में ये भावनाएं अक्सर एक दूसरे में मिली होती हैं। किसी के लिए आपका प्यार, उसके साथ बिताए समय की खुशी भी हो सकता है, उसके दर्द के प्रति दया भी, अपने अकेलेपन का इलाज भी, और उसके खोने का डर भी, सब एक साथ। लेकिन फिर रात खत्म होने लगती है। नास्तेंका को घर जाना है। ड्रीमर कहता है कि वह आज घर नहीं जाएगा, वह सो नहीं पाएगा, क्योंकि उसके लिए यह रात सिर्फ एक रात नहीं रही, वर्षों की अकेली जिंदगी के बीच यह शायद पहली बार है जब उसे लगा है कि वो वास्तव में जी रहा है। और यही एक बहुत खूबसूरत लेकिन डरावना विचार जन्म लेता है। अगर आपकी जिंदगी में खुशी बहुत देर से आती है, तो क्या आप उस खुशी को खोने से डरकर उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे? यही ड्रीमर के साथ होने वाला है, क्योंकि उसने अभी अभी जिंदगी का स्वाद चखा है, और अब उसे वापस उसी पुराने कमरे में लौटना है। लेकिन इस बार कमरा पहले जैसा नहीं होगा, क्योंकि अब उसे पता चल चुका है कि बाहर एक दूसरी जिंदगी भी संभव है। और यही ज्ञान कभी कभी सबसे बड़ा दर्द बन जाता है। अगली मुलाकात में नास्तेंका और ड्रीमर के बीच दोस्ती और प्रेम की सीमा और धुंधली होगी। नास्तेंका के पुराने प्रेमी के लौटने की तारीख करीब आ रही है, और ड्रीमर के पास पहली बार एक मौका है नास्तेंका को अपने पास रखने का। लेकिन वह यह भी जानता है कि उसके दिल में
अभी कोई और मौजूद है। अब सवाल यह नहीं है कि ड्रीमर नास्तेका से कितना प्यार करता है। सवाल यह है, क्या वह अपने प्यार से ऊपर नास्तेका की इच्छा को रख पाएगा? और अगर वह नहीं रख पाया, तो क्या वह उस आदमी से अलग होगा जिससे वह खुद कभी नहीं बनना चाहता था? यही वो मोड़ है जहां एक मासूम सी प्रेम कहानी, इंसान की सबसे कठिन कमजोरी, अपनी इच्छा और दूसरे इंसान की स्वतंत्रता के बीच का संघर्ष बनने वाली है। और अगली रात इस संघर्ष का जवाब मिलने वाला है। कभी कभी किसी इंसान को पाने की सबसे बड़ी इच्छा उसी पल उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बन जाती है। ड्रीमर के साथ अब यही हो रहा है। नास्तेका उसके सामने है, वह उससे बातें करती है, उसके साथ हंसती है, उस पर भरोसा करती है, और ड्रीमर के लिए यह सब किसी सपने से कम नहीं। लेकिन समस्या यह है कि नास्तेका के दिल में अभी भी एक और आदमी है, वो आदमी जिसका उसने 1 साल तक इंतजार किया है, और अब उस 1 साल का अंत करीब आ चुका है। यानी ड्रीमर के पास खुशी है, लेकिन उसके नीचे डर भी है, कहीं यह खुशी उससे छिन न जाए। यही कहानी हमें प्रेम का एक बहुत मुश्किल रूप दिखाती है। हम अक्सर प्रेम को पाने की इच्छा के रूप में समझते हैं। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे चुनो। ये बातें स्वाभाविक हैं, लेकिन असली प्रेम की परीक्षा तब होती है जब सामने वाला आपको नहीं चुनता। तब आपके पास 2 रास्ते होते हैं। पहला, आप उसकी इच्छा को बदलने की कोशिश करें। दूसरा, आप उसके फैसले का सम्मान करें, भले ही वो फैसला आपको तोड़ दे। ड्रीमर अभी इन दोनों रास्तों के बीच खड़ा है, और शायद इसी वजह से उसका चरित्र इतना मानवीय लगता है। वो कोई संत नहीं है, उसके अंदर जलन भी है, उम्मीद भी है, डर भी है, और स्वार्थ भी। लेकिन वह इन भावनाओं के बावजूद नास्तेका की खुशी के बारे में सोचने की कोशिश करता है। यही उसकी असली परीक्षा है। नास्तेका को भी खुद समझ नहीं आ रहा कि वो क्या महसूस कर रही है। एक तरफ उसका पुराना प्रेम है, दूसरी तरफ ड्रीमर है। पुराना प्रेम उसे अधूरे इंतजार से जोड़ता है, ड्रीमर उसे वर्तमान से जोड़ता है। एक आदमी उसके लिए एक सपना है, दूसरा उसके सामने बैठा हुआ सच। और इंसान अक्सर इन दोनों के बीच फंस जाता है, क्योंकि सपना हमेशा ज्यादा खूबसूरत होता है। उसमें कमी नहीं होती, उसमें असफलता नहीं होती, उसमें सिर्फ संभावना होती है। लेकिन वास्तविक इंसान, वो गलतियां करेगा, वो कमजोर होगा, कभी आपको समझेगा, कभी नहीं समझेगा। इसलिए नास्तेका के सामने सिर्फ 2 पुरुष नहीं हैं, उसके सामने कल्पना और वास्तविकता भी खड़ी है। और शायद यही कारण है कि वह ड्रीमर के साथ रहते हुए भी अपने पुराने प्रेमी को भूल नहीं पाती। वह खुद भी स्वीकार करती है कि उसके मन में पुराने प्रेम को लेकर भ्रम हो सकता है। शायद उसने उस आदमी को जितना महान समझा, वो उतना था ही नहीं। शायद उसका प्रेम उसकी परिस्थितियों से पैदा हुआ था, क्योंकि जब किसी लड़की को बहुत नियंत्रित करके रखा जाए, तो बाहर की दुनिया का पहला ऐसा व्यक्ति जो उसे स्वतंत्रता का एहसास कराए, वह असाधारण लग सकता है। यहां एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक बात है। कभी कभी हमें इंसान से उतना प्रेम नहीं होता जितना उस भावना से होता है जो उस इंसान ने हमारे अंदर पैदा की थी। नास्तेका को उस आदमी में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं दिखाई देता, उसे उसमें आजादी दिखाई देती है, अपना जीवन चुनने की संभावना दिखाई देती है, घर से बाहर निकलने का रास्ता दिखाई देता है। और शायद इसी वजह से उससे अलग होना इतना मुश्किल है। अब कहानी का एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है। नास्तेका और ड्रीमर भविष्य की बातें करने लगते हैं। दोनों मानो पहले ही तय कर चुके हैं कि वे साथ रहेंगे। घर कैसा होगा, कौन कहाँ रहेगा, काम कैसे चलेगा, थिएटर जाएंगे, दादी भी साथ रहेंगी। ये सुनने में बहुत प्यारा है, लेकिन अगर आप थोड़ा रुक कर देखें तो यहां एक खतरा छिपा है। दोनों ने अभी तक यह तय नहीं किया कि वे एक दूसरे से सच में प्रेम करते हैं या नहीं। उन्होंने भविष्य तय कर लिया, भावना को समझने से पहले उसका परिणाम तय कर लिया। यही इंसान की एक आम आदत है। हम किसी रिश्ते की वास्तविकता को समझने से पहले उसके भविष्य की कहानी लिख देते हैं। हम कहते हैं, अगर हम साथ रहे तो हम शादी करेंगे, हम वहां रहेंगे, हमारी जिंदगी ऐसी होगी। लेकिन रिश्ते की असली परीक्षा इन कल्पनाओं में नहीं होती। असली परीक्षा तब होती है जब रोजमर्रा की जिंदगी शुरू होती है, जब सामने वाले का मूड खराब होता है, जब पैसे कम पड़ते हैं, जब विचार अलग होते हैं, जब आकर्षण कम होता है, जब कोई आपकी उम्मीद के मुताबिक व्यवहार नहीं करता। सपने में प्रेम आसान है, वास्तविक जीवन में प्रेम मेहनत है। और ड्रीमर के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही है। वह अब तक सपनों में जीता आया है, अब पहली बार उसे वास्तविक जीवन मिल सकता है। लेकिन क्या वह वास्तविक जीवन संभाल पाएगा, या वह फिर से उसी सपने में चला जाएगा?
ये सवाल सिर्फ ड्रीमर के बारे में नहीं है, हम सबके बारे में है, क्योंकि आधुनिक जिंदगी में भी हम कई बार वास्तविक रिश्तों से ज्यादा उनके विचार से प्यार करते हैं। हमें रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां नहीं। हमें सफलता चाहिए, लेकिन उसके संघर्ष नहीं। हमें आजादी चाहिए, लेकिन उसके साथ आने वाली जिम्मेदारी नहीं। हमें ऐसा जीवन चाहिए जो हमारी कल्पना जैसा हो, लेकिन जिंदगी कभी हमारी कल्पना जैसी नहीं होती। अब नास्तेंका और ड्रीमर की मुलाकातें आगे बढ़ती हैं, और ड्रीमर को लगता है कि उसकी जिंदगी बदल चुकी है। वो मानो वर्षों की नींद से जागा है। वो महसूस करता है कि उसने अपने जीवन के बहुत से साल सिर्फ कल्पना में गुजार दिए, और नास्तेंका की मौजूदगी ने उसे पहली बार यह दिखाया है कि वास्तविक जीवन में होना कैसा लगता है। यही एहसास उसके लिए बहुत शक्तिशाली है। वह उसे लगभग अपने जीवन का उद्धार मानने लगता है। लेकिन यहां दोस्तोयेवस्की का एक बहुत गहरा विचार सामने आता है। क्या किसी दूसरे इंसान का हमारे जीवन में आना हमें बचा सकता है? कुछ समय के लिए शायद हाँ, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। क्योंकि अगर आपकी पूरी जिंदगी का अर्थ किसी एक व्यक्ति पर टिका है, तो वह व्यक्ति आपके लिए इंसान नहीं रह जाता, वह आपकी जिंदगी का आधार बन जाता है। और फिर प्यार धीरे धीरे निर्भरता में बदल सकता है। ड्रीमर को अभी इसका एहसास नहीं है। नास्तेंका ने उससे कहा है कि वह उसका साथ नहीं छोड़ेगी, और ड्रीमर इसे अपने लिए एक नई शुरुआत की तरह देखता है। वह सोचता है, अब वह अकेला नहीं रहेगा। अब उसके पास घर होगा, काम होगा, एक रिश्ता होगा, एक भविष्य होगा। उसकी कल्पना फिर सक्रिय हो जाती है। लेकिन इस बार फर्क यह है कि उसकी कल्पना के सामने एक वास्तविक लड़की बैठी है। यानी उसका सपना अब वास्तविकता के बहुत करीब आ गया है। और जितना सपना वास्तविकता के करीब आता है, उतना ही उसके टूटने का डर बढ़ता है। फिर एक रात वे दोनों हमेशा की तरह मिलने आते हैं, लेकिन नास्तेंका बेचैन है। वह बार बार उस रास्ते की तरफ देखती है। वह इंतजार कर रही है। किसका? उस आदमी का, जिसने उससे 1 साल बाद लौटने का वादा किया था। ड्रीमर यह समझता है, और यही उसके लिए सबसे कठिन क्षण है, क्योंकि अब उसे साफ दिखाई दे रहा है कि नास्तेंका का दिल पूरी तरह उसके पास नहीं है। उसका एक हिस्सा अभी भी इंतजार कर रहा है। और यही वह जगह है जहां ईर्ष्या जन्म लेती है। ईर्ष्या सिर्फ ये नहीं कहती, मुझे वो इंसान नहीं चाहिए। ईर्ष्या कहती है, मैं चाहता हूं कि उसके दिल में जो जगह किसी और की है, वो मेरी हो। और यह भावना बहुत मानवीय है। हम अक्सर दूसरों की स्वतंत्रता को तब तक स्वीकार करते हैं जब तक वह हमारी इच्छा के खिलाफ न जाए। ड्रीमर के लिए यह और भी मुश्किल है, क्योंकि वह नास्तेंका को खोना नहीं चाहता, लेकिन वह उसे मजबूर भी नहीं करना चाहता। इसलिए वह उसके साथ बना रहता है, उसकी बात सुनता है, उसे सांत्वना देता है, और अंदर ही अंदर टूटता रहता है। यहां उसका चरित्र पहले से अलग दिखाई देता है। पहले वो अपनी कल्पना में रहता था, अब वो वास्तविक दर्द महसूस कर रहा है। पहले वह दुनिया से भागता था, अब दुनिया ने उसे पकड़ लिया है। और यह बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है, क्योंकि कभी कभी जीवन में दर्द आना भी इस बात का संकेत होता है कि हम सच में जी रहे हैं। जिसे कुछ खोने का डर नहीं, उसने शायद कुछ पाया ही नहीं। लेकिन फिर नास्तेंका को लगता है कि शायद उसका पुराना प्रेमी वापस नहीं आएगा। दिन बीतते हैं, इंतजार बढ़ता है, और उसके अंदर निराशा आने लगती है। यही ड्रीमर के लिए उम्मीद फिर जागती है। उसे लगता है शायद अब नास्तेंका उसे चुन सकती है, और नास्तेंका भी उससे एक कठिन सवाल पूछती है। अगर वो उससे प्यार करता है, तो क्या वह हमेशा उसके साथ रहेगा? ड्रीमर के लिए यह लगभग उस जीवन का उत्तर है जिसकी उसने वर्षों से कल्पना की थी। वो कहता है कि हां, और दोनों के बीच एक तरह का भावनात्मक वादा बन जाता है। इसके बाद दोनों कुछ समय के लिए ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उनकी जिंदगी तय हो चुकी है। वे घर की बातें करते हैं, पैसों की चिंता करते हैं, रहने की जगह की बात करते हैं, भविष्य के छोटे छोटे सपने बनाते हैं। और यही दृश्य जितना सुंदर है, उतना ही दुखद भी, क्योंकि पाठक जानता है कि अभी एक सवाल का जवाब बाकी है। नास्तेंका का पुराना प्रेमी, क्या वह सच में वापस आएगा? और अगर वो वापस आया, तो नास्तेंका क्या करेगी? और उससे भी बड़ा सवाल, ड्रीमर क्या करेगा? क्या वह अपने सपने को बचाने के लिए किसी दूसरे इंसान की जगह छीन लेगा, या वह नास्तेंका को स्वतंत्र रहने देगा? यही इस कहानी का सबसे कठिन नैतिक मोड़ है। लेकिन इससे भी गहरी बात है, ड्रीमर ने पूरी जिंदगी दूसरों की जिंदगी को बाहर से देखा था। अब पहली बार वह खुद किसी कहानी का हिस्सा है। और जब आप किसी कहानी के दर्शक नहीं, बल्कि किरदार बन जाते हैं, तो चीजें बहुत बदल जाती हैं। दर्शक के लिए प्रेम एक सुंदर कहानी हो सकता है, किरदार के लिए वही प्रेम डर है, अनिश्चितता है, ईर्ष्या है, उम्मीद है, और कभी कभी अपमान भी।
ड्रीमर को अब यही सब महसूस होने वाला है। और फिर एक रात नास्तेंका और ड्रीमर साथ चल रहे हैं। ड्रीमर को लगता है कि शायद अब उसकी जिंदगी सच में बदलने वाली है। वो भविष्य देख रहा है, वह नास्तेंका के साथ अपना घर देख रहा है। लेकिन तभी एक आवाज आती है। एक आदमी उन्हें रोकता है और नास्तेंका अचानक बदल जाती है। उसकी आंखों में जो भाव आता है उसे देखकर ड्रीमर समझ जाता है वो आ गया है, वही आदमी जिसका नास्तेंका ने 1 साल इंतजार किया था, जिसके लिए उसका दिल अब तक कहीं न कहीं बचा हुआ था। और अगले कुछ पलों में ड्रीमर की बनाई हुई पूरी दुनिया उसके सामने टूटने वाली है। लेकिन कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा ये नहीं है कि नास्तेंका किसे चुनती है। सबसे दर्दनाक बात यह है कि ड्रीमर आखिरकार उस जिंदगी को छू चुका था जिसकी उसने वर्षों तक कल्पना की थी, और अब उसे छोड़ना पड़ेगा। यहीं से कहानी अपने सबसे गहरे सवाल की तरफ बढ़ती है। अगर आपको सिर्फ 4 रातों के लिए वो खुशी मिल जाए जिसका आपने पूरी जिंदगी इंतजार किया था, तो क्या उन 4 रातों को भी एक पूरी जिंदगी माना जा सकता है? और शायद इस सवाल का जवाब ही पूरी व्हाइट नाइट्स का असली अर्थ खोलता है। कभी कभी जिंदगी हमें वो चीज दे देती है जिसकी हमने सबसे ज्यादा इच्छा की थी, बस इतनी देर के लिए कि हमें समझ आ जाए कि हमने उसे खो दिया है। नास्तेंका और ड्रीमर साथ चल रहे हैं। ड्रीमर को लगता है कि अब शायद उसकी जिंदगी बदलने वाली है। वो अपने मन में घर बना चुका है, भविष्य देख चुका है। लेकिन तभी वो आदमी सामने आ जाता है, वही आदमी जिसका नास्तेंका ने पूरे 1 साल इंतजार किया था। और उस एक पल में ड्रीमर समझ जाता है जिस भविष्य को वह अपना समझ बैठा था वह कभी उसका था ही नहीं। नास्तेंका उसे देखते ही उसकी तरफ बढ़ जाती है। ड्रीमर वहीं खड़ा रह जाता है। नास्तेंका अपने पुराने प्रेमी से जा मिलती है, और ड्रीमर के लिए उस पल का सबसे दर्दनाक हिस्सा ये नहीं है कि वह अकेला रह गया। दर्दनाक बात यह है कि कुछ मिनट पहले तक जिस लड़की के साथ वह अपना पूरा जीवन देख रहा था वह अब किसी और की बाहों में है, यानी सपना खत्म हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए, ड्रीमर ने कोई बदला नहीं लिया। उसने नास्तेंका को रोकने की कोशिश नहीं की। उसने ये नहीं कहा कि उसने उसके लिए क्या क्या किया। उसने ये नहीं कहा कि तुमने मुझे उम्मीद क्यों दी। वह बस पीछे हट जाता है। और शायद यही उसका सबसे बड़ा बदलाव पूरा होता है, क्योंकि जो आदमी पूरी जिंदगी अपनी कल्पना की दुनिया में खुद को मुख्य किरदार समझता रहा, अब पहली बार किसी दूसरे इंसान की कहानी में खुद को मुख्य किरदार न मानने की ताकत दिखाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अगली सुबह ड्रीमर के पास नास्तेंका का पत्र आता है। वह उससे माफी मांगती है। वह अपने पुराने प्रेमी के साथ चली गई है, लेकिन वह ड्रीमर को भूलना नहीं चाहती। वो उसे अपना सच्चा दोस्त मानती है और वह चाहती है कि वह उसकी जिंदगी में बना रहे। ड्रीमर के लिए यह पत्र बहुत अजीब स्थिति पैदा करता है, क्योंकि जिसे वो प्रेम करता है वही उसे किसी और के साथ अपनी खुशी की खबर दे रही है। यह ऐसा दर्द है जिसे कोई बाहरी इंसान देखकर शायद समझ भी न पाए, क्योंकि नास्तेंका ने उसे धोखा नहीं दिया। उसने वही किया जो उसका दिल चाहता था। और यही इस कहानी का नैतिक दर्द है। हर वो इंसान जिसने हमें दुख दिया हो, जरूरी नहीं कि उसने हमारे साथ गलत किया हो। कभी कभी सामने वाले का अधिकार हमारे दर्द से बड़ा होता है। अब जरा इस बात को अपनी जिंदगी में रखकर देखिए। मान लीजिए आप किसी इंसान से बहुत प्यार करते हैं। आप उसके लिए हमेशा मौजूद रहते हैं, उसके बुरे समय में साथ देते हैं, उसे समझते हैं, लेकिन आखिर में वह किसी और को चुन लेता है। क्या इसका मतलब है कि आपका प्यार बेकार था? नहीं। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि सामने वाला आपका कुछ कर्जदार है। यही फर्क प्रेम और अधिकार के बीच है। प्रेम कहता है मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो। अधिकार कहता है तुम्हें मेरे साथ खुश होना चाहिए। दोस्तोयेवस्की की कहानी इसी फर्क को बहुत दर्दनाक तरीके से सामने रखती है। ड्रीमर के लिए नास्तेंका चली गई, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा भी रह गया जो पहले उसके पास नहीं था। एक वास्तविक अनुभव, 4 रातें, कुछ बातचीत, कुछ आंसू, कुछ हंसी, कुछ उम्मीद, और सबसे महत्वपूर्ण, उसने पहली बार जिंदगी को सिर्फ कल्पना में नहीं, वास्तव में महसूस किया। याद रखिए, शुरुआत में वह आदमी वर्षों से सपनों में जी रहा था। उसकी कल्पना उसे ऐसी दुनिया देती थी जहां वो प्रेम करता था, सफल होता था, महान बनता था, लेकिन वह सब उसके अंदर होता था। वास्तविक दुनिया में उसके पास लगभग कुछ नहीं था। नास्तेंका ने उसे कुछ दिनों के लिए उस वास्तविक दुनिया में ला दिया, और अब वो जानता है कि वास्तविक जिंदगी कैसी महसूस होती है। यही कहानी की सबसे गहरी बात सामने आती है। क्या किसी अनुभव की कीमत सिर्फ इसलिए कम हो जाती है क्योंकि वह हमेशा नहीं रहा? एक बच्चा बड़ा होता है, उसका बचपन खत्म हो जाता है,
क्या इसलिए बचपन झूठ था? किसी दोस्त से सालों दोस्ती रहती है, फिर रास्ते अलग हो जाते हैं। क्या इसलिए वह दोस्ती बेकार थी? किसी इंसान से प्रेम होता है, फिर वह इंसान जिंदगी से चला जाता है। क्या इसलिए वह प्रेम व्यर्थ था? नहीं। कुछ चीजों का मूल्य उनकी लंबाई में नहीं होता, उनकी गहराई में होता है। ड्रीमर के लिए नास्तेंका पूरी जिंदगी नहीं बनी, लेकिन उसने उसे यह महसूस करा दिया कि वह अभी भी जीवित है, और शायद यही उसके लिए सबसे बड़ा उपहार है। ड्रीमर खुद स्वीकार करता है कि नास्तेका के साथ बिताए इन दिनों ने उसे अपने जीवन को नए तरीके से देखने पर मजबूर किया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन के कितने साल सिर्फ कल्पना में गुजार दिए। वो वास्तविक दुनिया से कट गया था, और अब जब उसने कुछ पल के लिए वास्तविक खुशी महसूस की, तो उसे अपने पुराने जीवन की खालीपन और साफ दिखाई देने लगी। यही दोस्तोयेवस्की का ड्रीमर सिर्फ एक कहानी का पात्र नहीं रह जाता, वह एक इंसानी स्थिति बन जाता है। एक ऐसा इंसान जो जिंदगी चाहता तो है, लेकिन जिंदगी की अनिश्चितता से डरता है। इसलिए वह कल्पना में एक ऐसी जिंदगी बना लेता है जहां सब कुछ उसके नियंत्रण में हो। लेकिन असली जिंदगी में नियंत्रण नहीं होता। वहां लोग आपको छोड़ सकते हैं, आप असफल हो सकते हैं, आपको अस्वीकार किया जा सकता है, आपका प्रेम लौटकर नहीं आ सकता, और फिर भी आपको जीना पड़ता है। आज की दुनिया में यह विचार शायद पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे पास सपने देखने के साधन पहले से कहीं ज्यादा है। सोशल मीडिया पर आप कुछ सेकंड में किसी और की जिंदगी में चले जाते हैं। आप किसी की सफलता देखते हैं, किसी का प्रेम देखते हैं, किसी का घर, किसी की यात्रा, किसी का शरीर, किसी का पैसा, और धीरे धीरे आपके दिमाग में एक दूसरी जिंदगी बनती रहती है। वह जिंदगी आपकी नहीं है, लेकिन आप उसे बार बार देखते हैं। फिर अपनी जिंदगी छोटी लगने लगती है। यही ड्रीमर की समस्या का आधुनिक रूप है। हमारे पास आज पहले से ज्यादा दुनिया है, लेकिन शायद पहले से ज्यादा लोग अपनी वास्तविक जिंदगी से भागकर कल्पना में जी रहे हैं। लेकिन दोस्तोयेवस्की हमें ये नहीं कहते कि सपने देखना गलत है। कहानी का संदेश इतना सरल नहीं है। कल्पना इंसान को बचाती भी है, वो हमें उम्मीद देती है, वह हमें वह दुनिया दिखाती है जो अभी बनी नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब हम उस दुनिया को बनाने के बजाय सिर्फ उसके बारे में सोचते रहते हैं। यानी सपना रास्ता बन सकता है, लेकिन अगर सपना ही घर बन जाए तो जिंदगी बाहर छूट जाती है। और शायद यही वजह है कि ड्रीमर की सबसे बड़ी त्रासदी नास्तेंका का चले जाना नहीं है। उसकी सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि उसे अपनी जिंदगी जीने के लिए नास्तेंका के आने का इंतजार करना पड़ा। अगर किसी दूसरे इंसान के आने से आपकी जिंदगी शुरू होती है, तो उस इंसान के जाने पर आपकी जिंदगी खत्म जैसी लग सकती है। लेकिन अगर आपके पास अपना जीवन है, अपनी दिशा है, अपने रिश्ते हैं, अपने काम है, अपने अनुभव है, तो किसी का जाना आपको तोड़ सकता है, लेकिन पूरी तरह मिटा नहीं सकता। ड्रीमर ने यह बात बहुत देर से समझी। और अब सबसे कठिन सवाल, क्या ड्रीमर सच में बदल गया? शायद पूरी तरह नहीं। वह अभी भी ड्रीमर है, उसकी कल्पना अभी भी उसके साथ है, उसके भीतर अकेलापन भी वापस आएगा। लेकिन अब एक फर्क है, अब उसके पास सिर्फ कल्पना की यादें नहीं है, उसके पास वास्तविक जीवन की एक स्मृति है। उसने जाना है कि किसी के साथ चलना कैसा होता है, किसी की आवाज सुनना कैसा होता है, किसी का हाथ पकड़ना कैसा होता है, किसी को खोना कैसा होता है, और सबसे जरूरी, खुश होना कैसा होता है। इसलिए अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रह सकती। यही व्हाइट नाइट्स का शीर्षक भी और गहरा लगने लगता है। वह रातें बहुत छोटी थी, लेकिन ड्रीमर के लिए वे रातें उसकी पूरी जिंदगी पर रोशनी डाल गई। दिन में वो वही अकेला आदमी था, लेकिन उन सफेद रातों में उसने खुद को देखा, उसने अपना अकेलापन देखा, अपनी इच्छाएं देखी, अपनी कमजोरियां देखी, और पहली बार उसने ये भी देखा कि वास्तविक जीवन उससे कितनी दूर नहीं था, बस वह खुद उससे दूर खड़ा था। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इस कहानी को सिर्फ एक दुखी प्रेम कहानी समझना शायद इसके साथ अन्याय होगा। ये कहानी असल में पूछती है, क्या हम जिंदगी को जी रहे हैं या उसकी कल्पना कर रहे हैं? क्या हम सच में अपने रिश्ते जी रहे हैं या सिर्फ ये सोच रहे हैं कि कोई दिन आएगा और सब सही हो जाएगा? क्या हम अपने फैसले खुद ले रहे हैं या परिवार, समाज, पैसे और लोगों की राय हमारे लिए जिंदगी लिख रही है? क्या हम किसी इंसान को उसके वास्तविक रूप में प्यार करते हैं या उसके उस रूप से जो हमने अपने दिमाग में बना लिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अकेले होने से इतना डरते हैं कि अपनी पूरी जिंदगी किसी आने वाले इंसान के इंतजार में गुजार दें? ड्रीमर की कहानी का दर्द यही है। वह नास्तेंका को खो देता है, लेकिन शायद पहली बार वो खुद को पा लेता है।
क्योंकि कभी कभी जिंदगी हमें वो नहीं देती जो हम चाहते हैं, वो हमें कुछ और देती है। एक अनुभव, एक चोट, एक एहसास, और उसके बाद हम पहले वाले इंसान नहीं रहते। अंत में ड्रीमर के पास नाश्ते का नहीं है, उसके पास कोई खुशहाल प्रेम कहानी नहीं है, उसके पास कोई चमत्कारी अंत नहीं है। बस एक छोटी सी याद है, कुछ ऐसी रातों की जिनमें उसे लगा था कि वह सचमुच जी रहा है। और शायद यही दोस्तोयेवस्की की सबसे खूबसूरत और सबसे कड़वी बात है। हर सुख का हमेशा के लिए रहना जरूरी नहीं होता ताकि वह सच हो। कुछ खुशियां जिंदगी बदलने के लिए आती हैं, जिंदगी भर रहने के लिए नहीं। और अब कहानी खत्म होने के बाद सवाल ड्रीमर का नहीं है, सवाल हमारा है। हम अपनी जिंदगी में कितने साल ऐसे भविष्य का इंतजार कर रहे हैं जो शायद कभी आ ही नहीं। कितनी बार हम वास्तविक जिंदगी से बचकर अपने दिमाग में एक बेहतर जिंदगी बना लेते हैं। और अगर आज रात हमारी सारी कल्पनाएं हमसे छीन ली जाए तो क्या हमारे पास जीने के लिए कुछ वास्तविक बचेगा? क्योंकि शायद सबसे बड़ा अकेलापन यह नहीं कि हमारे पास कोई नहीं है, सबसे बड़ा अकेलापन शायद यह है कि हम अपनी ही जिंदगी में मौजूद नहीं हैं। और अगर व्हाइट नाइट्स हमें कुछ सोचने के लिए छोड़ती है तो शायद यही, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी अपनी जिंदगी जीने के बजाय उसकी एक खूबसूरत कल्पना में रह रहे हैं।